हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक और चैप्टर नंबर हो गया 11 और चैप्टर का नाम हो गया लौट कर आऊँगा फिर, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको शुरू में ही जो 15-16 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं, तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जो लौट कर आऊँगा फिर, उनका राइटर का नाम हो गया जीवनानंद दास। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी कि राइटर के लौट कर आऊँगा फिर, उनके राइटर का नाम हो गया जीवनानंद दास। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर हम चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर कोई देखो आपको इतना विद्यार्थी कहता है कि सर इसको जानने के बारे में हम क्या फ़ायदा है, जानने से क्या फ़ायदा। हालांकि हम आपको चलो हम तुमको ना देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, बिहारी भाषा में एक तरह से बोलो, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है
ठीक है, या कोई भी व्यक्ति है और उससे पूछे कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तो बोलेगा पता नहीं। उसको सब कुछ पता है, यानी कि सब कुछ मालूम है, हमारा घर कहाँ है, हमारा नाम क्या है, ये सब मालूम है। अब बोला कि बाप का नाम ही नहीं मालूम, बाप का आता पता नहीं। ठीक इसी तरह से तुम चैप्टर पढ़ लोगे तो उस चैप्टर का कौन आविष्कार किया है, कौन लिखा है। अभी लिखने का मतलब ही आविष्कार होता है ना, तो कौन लिखा है नहीं लिखा है तुम बोले हमको मालूम ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। हालांकि हम आपको बताते यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। अब कितना नंबर का पूछा जाता है ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पूछे जाता है, ठीक है। अगर मानकर चलो सबसे हम कम ले लेते हैं, अगर एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो टोटल कितना चैप्टर हो गया, 24 चैप्टर हो गया। काव्य खंड एवं गंध खंड दोनों मिला के कितना हो गया, 24 चैप्टर हो जाता है। सिर्फ एक ही प्रश्न से लेगा अगर, तो फिर बुझ जाओ कितना हो जाता है। तो फिर पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आप लोग भी जानते ही होंगे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनके राइटर के बारे में पढ़ा जाता है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम जीवनानंद दास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आगे जानने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लो और शांत जगह में, यानी कि आप जहाँ रेगुलर पढ़ाई करते हो वहाँ जाके बैठ जाओ और पेन कॉपी लेकर बैठो और नोट बनाना शुरू कर दो, ठीक है बाबू। देखो, नोट बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। नोट बनाने से अगर हम आपको फ़ायदा बताएं तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम में फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या होता है, आपको ना सोचन शक्ति होता है, यानी सोचने का जो शक्ति होता है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है। नोट बनाने से ये भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही नोट बना पाता है, सब नहीं बना पाता है नोट, उसको पता ही नहीं चलता हम क्या नोट बनाएं। अगर आप नोट बना रहे हो तो तुम एक बहुत तेज विद्यार्थी हो, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले तुम्हारे अगर सोचने शक्ति का परिवर्तन बदल गया तो तुम्हारा जिंदगी ही बदल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो बाबू नोट बनाओ, ठीक है। तो हम लेखक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। थैंक्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बंगला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही है। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छतावादी काव्य। स्वच्छतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिनिष्ठ किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ। सन 1954 ईस्वी में तब तक उसके सिर्फ 6 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। उनमें से सबसे पहला है झरा पालक, दूसरा है धूसुर पांडुलिपि, तीसरा है वनलता सेन, चौथा है महापृथ्वी, पांचवा है सातटी तरार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, वेला अबेला कालबेला, मनवी हंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संख्या दी गई है। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपनी नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में व्यंजस्त है।
इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। तो हम कुछ जाने जीवनानंद दास के बारे में। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप पे हमें पूरा विश्वास है कि आप नोट बना रहे होंगे। तो फिर चलिए चैप्टर की ओर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है और चैप्टर का नाम हो गया लौट कर आऊँगा फिर। और इनका राइटर का क्या नाम है हमें कमेंट में बताओ। जीवनानंद दास। चलो ठीक, इसका मतलब तुम लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। चलो ठीक हो। देखो तो इसमें हम तुमको बताते हैं, इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न उठता रहता है कि सर ये तो हम 5 मिनट में पढ़ के हटा देंगे। तो देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, तुम 5 मिनट में पढ़ के हटा दोगे, हमें मालूम है और हमें खुशी भी है तुम पे, ठीक है। लेकिन हम तुमको बताते हैं जितना भी कविता हो जाता है इसको पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है। इसका जो मायने है, यानी इन कोटेशन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात वही हो जाता है ना कि इसका जो मायने ही नहीं समझा तो फिर इसमें है क्या, तुम ही बताओ। तो हम तुमको बताते हैं जब इसका मायने ही नहीं समझा तो कविता पढ़ने का कोई एक तरह से बुझो कविता पढ़ने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। वैसे ही हम तुमको बता देते हैं गद्य खंड और जो काव्य खंड होता है दोनों ज़मीन और आसमान में फ़र्क होता है। हालांकि हाँ चलो तुम्हारा भी हम बात मानते हैं कि यह तो दोनों गद्य खंड एवं काव्य खंड जो है यह हिंदी का ही भाग है, ये हम मानते हैं, चलो ठीक है। लेकिन गद्य खंड में क्या होता है, देखो गद्य खंड में क्या होता है, तुम पढ़ो और समझ जाओगे, लेकिन काव्य खंड में तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे पास तो स्क्रीन पर है, तुम पढ़ो, तुम पूरा नहीं समझ पाते हो, ठीक है। तो इस कोटेशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि, सबसे बड़ी बात वही हो जाता है, इसका जो मायने समझने होता है। जब तुम एक बार मायने समझ जाते हो तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ दे या फिर कोई ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आप इसे आंसर अच्छी तरह से दे पाते हो। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कि देखो गद्य खंड में क्या होता है, गद्य खंड में जैसे कि कोई भी देखो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि हो गया, बहादुर हो गया, शिक्षा और संस्कृति हो गया, शर्म और विभाजन हो गया, यह सब चैप्टर जो अपने लोग कवर किए थे साथ में, तो देखा ही था कि अपने लोग जो कवर किए थे तो जैसे पढ़ते जा रहे थे और समझते ही जा रहे थे। लेकिन काव्य खंड में इससे पहले भी कितना हम कवर किए, काव्य खंड में जैसे कि कवर किए थे स्वदेशी हो गया, भारत माता हो गया, फिर उसके बाद एक वृक्ष की हत्या हो गई, जनतंत्र का जन्म हो गया। तो इस सबको मायने समझते हुए कवर किए थे। तो आपसे रिलेटेड जितना भी हम क्वेश्चन पूछे थे या जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे थे बोर्ड के माध्यम से तब सभी बता दिए थे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम भी लौट कर आऊँगा फिर इन कोटेशन के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलो फिर बिना समय बर्बाद किए हुए हम पहला कोटेशन ले लेते हैं और फिर हम इनका मायने समझने का कोशिश करते हैं कि इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं, यानी कि जीवनानंद दास जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलो पहला कोटेशन ले लेते हैं। तो हम पहला कोटेशन ले लेते हैं और अभी स्क्रीन पर देखो तो बाबू, जी हाँ अभी हमारे साथ स्क्रीन पर देखो पहला कोटेशन, ठीक है। तो इनका फिर हम मायने समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। खेत है जहाँ धान की बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर, एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। तो आई होप इनके बारे में आप थोड़ा तो बहुत हल्का तो ज़रूर समझे होंगे। चलो ठीक हो। तो इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं तो हम जानने की प्रयास करते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट करते हुए कहता है कि वह बंगाल के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने अर्थात धान के लहलहाते खेत, कल कल करती नदी के नैसर्गिक सुख का आनंद लेने मनुष्य अथवा अबाबिल या फिर कौवे के रूप में फिर लौट कर आऊँगा, यानी पुनः जन्म लेकर धान के खेतों में विचरण करूँगा या फिर कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक मस्ती से झूमते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूँगा। अतः कवि के कहने का तात्पर्य
यह है कि खेत में लहलहाते धान की फसल के बीच अबाबिल बनकर अपनी मधुर स्वर से वातावरण को मधुमय बनाऊंगा, या फिर सुबह के घने अंधकार में कांव कांव करके लोगों की शस्या का त्याग कर कर्मरत होने के लिए प्रेरित करूंगा। यानी कवि एक बार पुनः जन्म लेकर मातृभूमि की सेवा करने के लिए लालसा प्रकट करता है। तो आई होप इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर हम अगला कोटेशन ले लेते हैं, ठीक है सर, थोड़ा और अच्छी तरह से समझा दीजिए। चलो ठीक है बाबू, हम थोड़ा और इसका माने कि इस कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं थोड़ा हम और विस्तार में हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कमेंट करो। देखो, घबराने का नहीं है और नहीं डरने का है। नहीं समझ रहे हो कमेंट करो, हम फिर बताएंगे। हम और इससे भी आसान भाषा में हम आपको बताते हैं कवि जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से कमेंट करो। नहीं समझे हो कमेंट करो। घबराने का है ही नहीं, नहीं डरने का है। गलती करने से ही कोई सीखता है। नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, और हम इससे हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। चलो बाबू, फिर हम आपको इससे भी आसान भाषा में बता रहे हैं कि इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से कमेंट करो। हमें खुशी होता है कि तुम नहीं समझे ना, तो वही हमें खुशी होता है कि तुम नहीं समझे हो और पूछ रहे हो। इससे ज़्यादा खुशी कितना विद्यार्थी पूछवे ही नहीं करता है, वो अपने आप को तेज विद्यार्थी साबित करने के लिए बस हाँ समझे या ना समझे उसको मूरी हाँ ही में जवाब देता है। तुम नहीं समझे हो, हम तुम्हें बता रहे हैं इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ ठीक इसी तरह से पूछो, ठीक है। तो चलो इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं तो हम बताते हैं। कवि का कहना है कि वह एक बार फिर बंगाल में जन्म लेना चाहता है। वह प्राकृतिक शोभा के बीच विचरण करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि जहाँ खेत धान की फसलों से हरे भरे है, जहाँ नदी कल कल करती बह रही है, कवि वहाँ उपस्थित रहना चाहता है। कवि का कहना है कि यदि मनुष्य रूप में पैदा नहीं ले सका तो अबाबिल या फिर कौवे के रूप में अवश्य जन्म लेगा और धान के खेत तथा पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते हुए अपनी मधुर आवाज़ से वातावरण को रसमय बनाते रहेगा, ताकि लोग उस मधुर स्वर का श्रवण कर नव शक्ति से बंगाल को समृद्ध बनाते रहे। अतः कवि ने अपनी जन्मभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का जीवन तभी धन्य होता है जब वह हर सृष्टि से उसे विकसित करने का प्रयास करता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो फिर हम अगला कोटेशन समझिए बाबू, तुम समझा जो कमेंट किया था सुरेश कुमार, तुम समझ गया, थैंक यू सर। चलो ठीक है। देखो बाबू, हम तुमको बता देते हैं कि हमारा काम ही है तुम लोगों को आसान भाषा में समझने आने का। जब तुम समझ भी नहीं करोगे तो फिर हमें पढ़ाने की फ़ायदा क्या होता है। तो इसी तरह से तुम नहीं समझ पाते हो तो कमेंट करो, हम इसी तरह से आसान भाषा में तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है सुरेश कुमार। चलो ठीक है बाबू, तो फिर हम अगला कोटेशन ले लेते हैं। आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखो अगला कोटेशन। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाऊँगी मैं आऊँगा, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरी सजल किनारे पर। तो आई होप इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे। तो चलो फिर हम इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं हम थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। कवि कहता है कि मैं हंस बनकर आऊँगा तो दिन भर जल विहार उसी प्रकार करूँगा जैसे कोई किशोरी अपने लाल पैर में घुंघरू बांधकर थिरकती रहती है, अथवा जहाँ फूलों की गंध से भरा होगा वातावरण। तब बंगाल की नदियाँ खेत आदि अपने हरे भरे किनारों पर बुलाएंगे, वहाँ के सौंदर्य का अवलोकन करेंगे। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक वस्तुएं अपने सौंदर्य से कवि में एक ऐसी शक्ति का संचार कर देंगे कि कवि अपना अनुभव काव्य रूप में अभिव्यक्त कर देगा,
जिससे उस स्थान विशेष के महत्व से लोग परिचित होंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलो फिर हम इससे भी हम आसान भाषा में हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं, इससे भी आसान भाषा में। चलो ठीक है। तो देखो, घबराना नहीं है, नहीं समझे हो कोई बात नहीं, हम है ना, हमारा काम ही आपको आसान भाषा में समझाने का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, घबराने का है ही नहीं बाबू। वैसे हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझ रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इनसे भी आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि कभी इन कोटेशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देखो, डरना है ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं डरना है, ना गलती करने से डरना है, ना मेहनत करने से डरना है। जितना भी देखो, जितना बड़ा संघर्ष करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलती है, ये कहावत तुम सुने होगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, नहीं समझे हो कोई बात नहीं। चलो हम फिर समझाते हैं इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं। कवि का कहना है कि वह हंस रूप में जन्म लेकर प्राकृतिक सौंदर्य का अकंठ पान करेगा। जिस प्रकार हंस दिन भर जल में तैरता रहता है, उसी प्रकार कभी भी काव्य संसार में विचरण करता रहेगा और हंस के समान सार तत्व ग्रहण करेगा तथा असार को त्याग दूंगा। अतः कवि का कहने का आशय यह है कि वह इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में जन्म लेकर नदी, मैदान, हरे भरे पेड़ पौधों आदि के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है। उसकी यह भी इच्छा है कि वह किसी युवती की लाल पैरों में बजती घुंघरू के समान मधुर स्वर का संधान करूं, अर्थात ऐसी काव्य रचना करूं कि उसकी मधुर भाव का रसपान कर पाठक अपने आप को भूल जाए। जैसे घुंघरू की मधुर आवाज मन को मोह लेती है, उसी प्रकार पाठक काव्य रस से रस मग्न हो जाए। इसी प्रकार कवि ने अपनी प्रकृति प्रेम तथा जन्मभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट कर बंगाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते थे, ठीक है। तो देखो, इसमें तो क्या होता है ना बाबू, बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर हम नहीं समझ पाए हैं तो क्या करें। देखो बाबू, हम तुमको बता देते हैं। यह काव्य खंड जो होता है, यानी कि कोई भी कविता जो होता है, ठीक है, तो हम तुमको बताते हैं इसमें क्या होता है। जो भी कविता होता है, देखो तुम तो क्लास 10th में हो, अभी तुरंत जस्ट एबे किए हो, ठीक है। तो जस्ट एबे किए हो तो तुम एक बार में 100% नहीं समझ सकते हो, ये सच्चाई है। हालांकि बहुत सर नहीं बताते हैं, लेकिन हम जो सच्चाई होता है वो हम आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप क्लास 10th में आए हो, तो यानी कि आप चाहते हो कि हम एक ही बार में समझ जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, नहीं हो पाएगा बाबू। जैसे कि हम तुमको बता देते हैं कि हिंदी साहित्य में जो अफसर सब होते हैं, तो हिंदी साहित्य में PhD कर लेने के बाद वह 100% समझ पाते हैं। PhD का मतलब समझते हो, यानी कि सिर्फ हिंदी 30 से 35 साल तक लगातार पढ़ना, उसके बाद समझ पाते हैं। अब तुम अभी जस्ट आए हो क्लास 10th में, या 3-4 महीने या 5-6 महीना हो गया है, ठीक है, और उसमें भी तुम पहला दिन यह चैप्टर पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर कहाँ से 100% समझ पाओगे, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें, जैसे कि यह चैप्टर का नाम हो गया लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है। तो यह चैप्टर है ना, तो यह चैप्टर से हम आपको बता दें बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाई लेवल का जो क्वेश्चन होता है वह सिर्फ बड़े बड़े जॉब में पूछा जाता है, हो सकता है तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और कभी कभी तो परीक्षा में पूछा जाता है। अगर एग्जाम का बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे कि UPSC हो गया, BPSC हो गया, IAS का एग्जाम हो गया, सही सुन रहे हो, इतना हाई लेवल एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। तो आप तो क्लास 10th में हो, यानी क्लास 10th में हो तो यानी कि बहुत नीचे हो, यानी कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि लौट कर आऊँगा फिर, इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, तो बहुत लो, यानी कि बहुत बेसिक लेवल से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि हम जो आपको समझा रहे हैं,
ठीक है। उसका अगर आप 50 से 60% भी समझ पा रहे होंगे तो यह क्लास 10th के लिए बहुत हो गया, ठीक है। उतना देखो, हम बोले तुमको बहुत बेसिक लेवल से ही पूछा जाता है। जैसे कि एक बच्चा से अगर ABCD आपसे ABCD पूछा जाए तो खुशी खुशी कितना तेज़ी से बता दोगे, या 1 2 से 100 तक पूछा जाए एक बार में बता दोगे। ठीक उसी तरह से क्लास 10th में बहुत बेसिक लेवल से ही पूछा जाता है। चलो हम आगे बता देंगे इसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछने का ज़्यादा चांस होता है, वो भी हम बता देंगे, ठीक है बाबू। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम जितना हम आपको समझाने की कोशिश अभी तक किए हैं, हालांकि इसमें एक कोटेशन अभी बाकी है, वो हम अभी जस्ट कवर कर रहे हैं। तो हालांकि हम अभी तक आपको जितना समझाने की कोशिश किए हैं, अगर आप उसका 50 से 60% भी समझ पा रहे होंगे तो फिर आपसे इससे रिलेटेड, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, फिर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो उसे आप जरूर बना कर आइएगा, हमें पूरा विश्वास है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उतना ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। टेंशन लेना ही नहीं है। अगर आपके पास खेलने से ज़्यादा बेहतरीन है कि इसे आप दोबारा वीडियो फिर से सुन लेना, तो फिर अब तुम 100% पूरा कंफर्म हो जाएंगे इस चैप्टर के प्रति, ठीक है बाबू। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम अगला कोटेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अपने भाईचारा में बातचीत कर लेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ देखेंगे फ्रेंड्स भी। देखो, इसमें तो बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बातचीत बहुत करते हैं। देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, यह चैनल एक परिवार की तरह है, ठीक है। ये कोई रोबोट का चैनल नहीं है, या कोई हम फिर विदेश वाले नहीं है, या फिर अदर स्टेट का नहीं है जो कि जो लिखा है वही खट खट बताओ और फिर भाग जाओ, समझे या ना समझा। हमारा पर्पज़ होता है कि विद्यार्थी समझे, ठीक है। हम भी बिहार ही का है। देखो, अगर तुम समझोगे ही नहीं तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं। हालाँकि आप तो हमारे परिवार के हिस्सा है, तो परिवार में सिर्फ रोबोट की तरह बात करने से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि बातचीत करते हुए जो एक विद्यार्थी के मन में प्रश्न उठता रहता है तो उसको सोल्व करते हुए हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा है या जो कभी कहना चाहते हैं कोटेशन के माध्यम से सिर्फ वही बोलो और सीधे चैप्टर समाप्त करके अपना वीडियो अपलोड कर दो और फिर समझे तो भी नहीं समझे तो भी। तो ये हमारा नहीं रहता। हालांकि बहुत सर को हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट लेकर भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सारा कुछ अपना रिपीट करके आते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम जो हमारे दिल में जो आवाज़ उठता है एक विद्यार्थी के प्रति, हम वो कनेक्ट एक फैमिली की तरह बातचीत करते हैं, ठीक है बाबू। वैसे भी तुम देख ही रहे हो कि हम अभी तक आपको जहाँ तक है कि समझाने की कितना अच्छी तरह से प्रयास किया है, ठीक है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि जो रोबोट की तरह बातचीत करके अस्तित्व निकल जाओ, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है बाबू। हम एक परिवार है और एक परिवार में बातचीत करते हुए बात को पूरा समझते हुए समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप दोबारा यह चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़े, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम अगला कोटेशन लेते हैं जो कि लास्ट का कोटेशन है। तो फिर आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखो। टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ एक बार सुन लो, फिर कहना कि आपको क्या इतना फ़ायदा हुआ, हमें कमेंट में बताना, ठीक है। तो फिर लास्ट का कोटेशन है, आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखिए। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इसका हम मायने भी समझेंगे, ठीक है। तो हाँ बाबू, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पूरी तरह से, अभी तक तो हम जितना समझाए पूरी तरह से आप समझ पाए ही होंगे, ठीक है। तो यह लास्ट का कोटेशन है। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखो। सबसे लास्ट में जो बचा हुआ है एक कोटेशन, उसे हम ले लेते हैं, तो फिर हम VVI क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बाबू। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसेली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ती फटी पाल की नाव, लौटते होंगे रंगील बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। ओहो, कितना अच्छी बात बोली है कवि जी ने, जीवानंद दास जी ने। यह कोटेशन के माध्यम से कितना अच्छा बात बोले हैं। आई होप हमें भी मालूम है कि आप इसका मतलब थोड़ा सा तो ज़रूर समझ पाए होंगे। क्या बात है। यही होता है जब कोई भी कवि यानी कोई भी कविता एक अच्छी तरह से आप समझ पाते हो तो आपका जो हृदय है पूरे से हीर उठता है। कवि का यही तो है। एक गीत से भी ज़्यादा मज़ा आता है जब आप उस कोटेशन को समझने लगते हो। तो गीत सुनने, जो आप गाना सुनते हो उससे भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, कविता में आने लगता है मज़ा।
तो ही तो देखते हो ना, जो एक कवि होता है वो एक पूरे गाना की तरह पूरे पागलपन होता है, एक दीवाना होता है कवि का। इसीलिए कहा जाता है कि ना। तो चलो इन कोटेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कवि जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। कवि अपनी लालसा के संबंध में बताता है कि वह यदि उल्लू के रूप में जन्म लेगा तो शाम के अंधेरे में उड़ते हुए कपास के पौधों पर डरावनी आवाज बोलते सुनोगे। इसी प्रकार घास के मैदान में किसी पक्षी के बच्चे को पकड़ने के लिए मुट्ठी भर भर कर चावल फेंकते देखोगे, अथवा रूपसा नदी के गंदे पानी में फटे पाल वाली नाव को खेपते हुए देखोगे। तात्पर्य यह है कि कभी किसी न किसी रूप में अवश्य जन्म लेगा और मातृभूमि की शोभा का गान करेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरह से समझ गए हैं। थोड़ा और आसान भाषा में समझा दीजिए सर। ये कौन है? अमरीश कुमार। चलो ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, नहीं समझे हो कोई बात नहीं। चलो इसको थोड़ा सा हम और आसान भाषा में समझा देते हैं कि इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है अमरीश कुमार, कोई बात नहीं, इसी तरह से पूछो। चलो ठीक है। इससे पहले कौन पूछा? सुरेश कुमार पूछा था ना इससे पहले, पहला कोटेशन में, और लास्ट कोटेशन में आप पूछ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हम तो आपको इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं हम आपको समझाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तरह से पूछा करो। चलो ठीक है, तो चलो फिर तो हम स्टार्ट करते हैं इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं। कवि का कहना है कि वह किसी भी रूप में बंगाल में एक बार पुनः जन्म लेना चाहता है। उसकी उत्कृष्ट लालसा है कि वह बार बार बंगाल में जन्म ले और देश सेवा का कार्य करे। इसलिए वह कहता है कि जब वह उल्लू के रूप में जन्म लेगा तो शाम के अंधेरे में उड़ान भरेगा तथा कपास के पौधों पर बैठकर रात के अंधेरे में अपनी भयावनी आवाज से सबको भयभीत करेगा। तात्पर्य यह है कि अपनी काव्य द्वारा अज्ञानी अर्थात शोषकों को दिल में भय उत्पन्न करेगा कि शोषण के दिन बीत चुके, यथार्थवाद फल फूल चुका है, जनता सही गलत समझने लगी है। इसी प्रकार रूपसा नदी में नाव चलाते लड़के का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कवि समाज के वैसी निकृष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा जो सदियों से उपेक्षित रहा है, या फिर क्रौच पक्षी के समान रात के अंधेरे में क्रौच क्रौंची दोनों अलग रहते हैं। क्रौंची के अभाव में क्रौच सारे रात पुकार लगाते रहता है। कभी भी क्रौंच की भांति सुंदर काव्य रचना के लिए बेचैन रहेगा। अतः कवि इन सारे उपमानों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है और मातृभूमि की चहुमुखी विकास के लिए फिर से जन्म लेने की लालसा प्रकट करता है। तो आई होप इन कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो हालांकि हम आपको बता दें कि लौट कर आऊँगा फिर, यानी कि इसमें अगर हम अभी तक तीनों कोटेशन पढ़े हैं, अगर हम तीनों कोटेशन को एक में मिला दें और समझने की कोशिश करें तो जीवनानंद दास जो इन लौट कर आऊँगा फिर जो राइटर है, तीनों कोटेशन में माध्यम एक ही चीज़ पाया गया है कि जीवनानंद दास यानी कि इस बंगाल में फिर एक बार जन्म लेंगे। ठीक है, मृत्यु होने के बाद फिर एक बार जन्म लेंगे, यानी कि फिर तो यही तीनों कोटेशन में वह ये भी प्रस्तुत कर दिया है कि कभी कौवे के रूप में, कभी उल्लू के रूप में, कभी आपको उसमें क्या है लहराते हुए खेत में, कभी नाव में, यानी कि नाव चलाते हुए देखेंगे। यानी कि वह हर दृष्टि से वह यही बताने की कोशिश की है कि वह एक बार फिर बंगाल में जन्म लेंगे। ठीक है बाबू, तो आई होप आप यह पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जीवनानंद दास बंगाल में एक बार फिर जन्म लेंगे और अपने देश की सेवा में वह अपनी पूरा जीवन व्यर्थ करेंगे। तो आई होप आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ भी है प्रश्न है वो हम देख लेते हैं परीक्षा में ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है बाबू, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। थैंक यू सर अमरीश। देखो बाबू, हमारा काम ही है कि आप लोगों के आसान भाषा में समझाने के, बशर्ते अगर आप नहीं समझते हैं ना तो ठीक इसी तरह से कमेंट करो।
डरने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। नहीं डरने का है, नहीं घबराने का है, नहीं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं समझे तो भी सिर हिला दिए। अगर ये तुम लोग क्लास में अक्सर करते होगे, नहीं समझते तो भी सिर हिला दिए, समझते तो भी सिर हिला दिए, अक्सर विद्यार्थी को देखते हो। ठीक है बाबू, तो आप लोग को ऐसे नहीं करना है। नहीं समझ में आता है, ठीक इसी तरह से पूछो। हम जितना असाधारण मानी साधारण भाषा में, सॉरी असाधारण बोला गया, जितना भी हम साधारण भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं करेंगे। ठीक है बाबू, देखो गलती से नहीं डरो। हमें भी देखो कितना गलती करते हैं बाय मिस्टेक, कभी कभी क्या बोलते बोलते क्या बोला जाता है, तो वॉइस में हमारा भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है बाबू, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर हम नहीं बोलते हैं। देखो हम स्क्रिप्ट लेकर नहीं पढ़ाई करते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है बाबू, तो हम तो यार एक फैमिली की तरह आपको हम पूरी यानी कि एक ही में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें कुछ भी प्रश्न बच गया है बाबू, तो आप थोड़ा हम समझ लो, तो फिर अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग फिर देख रहे होंगे स्क्रीन पर यह प्रश्न, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ पे, जैसे कि यहाँ पे 7 से 8 या 9 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है बाबू, तो इसमें आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सही आप सुन रहे हैं, आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 से ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में पूछा जाता है, जिसे आप VBI क्वेश्चन आंसर कहते हैं। तो आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा प्रश्न है जो कि 2-3 साल के अंतराल में यही 2-3 प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तुम यही सोच कर देखो ना यार, एक चैप्टर से एक ही प्रश्न लिया जाता है, और कभी कभी तो वो नहीं लिया जाता है। तुम भी अगर देखो बाबू, हम तुमको अगर आपके 2 मिनट समय दे तो हम आपको पूरा ठीक तरह से समझा दें। क्या बोलते हो? थैंक यू। देखो बाबू, हम तुमको समझाते हैं। इसमें कितना टोटल पूछा जाता है? 15 से 20 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल चैप्टर कितना है? काव्य खंड 12, गद्य खंड 12, कितना होगा? 24 चैप्टर हो गया। अगर सबसे एक ही प्रश्न लेगा तो 24 प्रश्न हो गया, उतना पूछा भी नहीं जाता है। तो तुम खुद सोच कर देखो, सभी चैप्टर से अगर एक ही प्रश्न लेता है तो कितना हो जाता है। अब बहुत विद्यार्थी बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इतना प्रश्न हम कैसे याद करेंगे। तो देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम तुमको बता रहे हैं, इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा प्रश्न है जो कि इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यही अंतराल कर करके यानी गैप कर करके पूछा जाता है। तो हम पर आप विश्वास रखो। ठीक है बाबू, देखो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम सारा कुछ कवर कराते हैं। हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से 7-8 प्रश्न हो गया, हम सब बताते हैं। उसके बाद फिर कविता के आसपास हो गया, फिर भाषा की बात क्या होती है, यानी कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सभी कुछ वहाँ समझाते हैं। लेकिन जो VBI क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा 2 से 3 प्रश्न है कि बार बार पूछा जाता है, तो उस सब पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसा 2 से 3 ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, या फिर इससे माने इस बार जो परीक्षा में पूछेंगे वो ज़्यादा चांस कौन सा प्रश्न पूछने का चांस है। ठीक है बाबू, देखो हमारा यही मानना है कि आप जब मेहनत करते ही हो तो सही डायरेक्शन में मेहनत किया जाए। गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। आप लोग भी कभी कोई काम कर रहे होंगे तो आप सही डायरेक्शन में काम करने से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त होता है, और जब तुम अपना 100% दे ही रहे हो, गलत डायरेक्शन में काम करते हो, तो फिर वह सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। हमारा तो सीधा सीधा यही कहना है कि जब मेहनत आप कर रहे हो तो आप मेहनत कर ही रहे हो, तो हम सही डायरेक्शन में क्यों नहीं मेहनत करें। आप 7 से 8 पूरा क्वेश्चन देखो, आप पूरा क्वेश्चन याद करने में आपको अगर उतना क्षमता है तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप बहुत तेज विद्यार्थी है। वैसे भी आप तो यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक लेक्चर सुनते हुए आ रहे हैं, तो बाबू आप एक तेज विद्यार्थी हो रियल में। बहुत सारे स्टूडेंट तो बीच में ही से छोड़ के भाग गया होगा। तो फिर देखो यह वीडियो है ना, हम थोड़ा सा क्या है सभी के लिए नहीं है, और सभी सफल हो ही नहीं पाता है। तुम खुद देखो, कोई भी एग्जाम देने जाता है तो उसमें से कितना फर्स्ट होता है, कितना फेल होता है। तो या कोई भी एग्जाम में देखो, या कोई भी एग्जाम ले लो, या कोई भी जॉब ले लो, उसमें देखो 10 लाख स्टूडेंट भरता है, सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट का होता है। क्या 9 लाख स्टूडेंट नहीं चाहता कि हमारा नौकरी हो? वो भी चाहता है, लेकिन क्या है कुछ ही विद्यार्थी है जो अपना मेहनत से सफल हो पाता है। तो आई होप बाबू आप समझ पा रहे होंगे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तब फिर हम व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और वहाँ सभी बुक कवर करते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं। कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है बाबू, तो ठीक इसी तरह से आप भी गलती करो और फिर पुनः प्रयास करते रहो पढ़ाने का।
और हम अपने लोग तो फैमिली है, तो इसी तरह से बातचीत करते हुए पढ़ाई करतेंगे। और बोरिंग पढ़ाई नहीं होना चाहिए, ये रॉबर्ट की तरह भी पढ़ाई नहीं होना चाहिए कि पूरा बोरिंग फीलिंग होने लगे। और हम एक बात हम जाते जाते ये भी कहना चाहते हैं बाबू, बहुत लड़का को देखते हैं कि एक दिन 12-13 घंटा पढ़ लेता है, 15-16 घंटा पढ़ लेता है और 2 से 3 दिन गायब हो जाता है। तो आपको ऐसी नहीं करना है। अगर इससे पहले आप कर रहे थे तो कोई बात नहीं, आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, ठीक है बाबू। तो आपको यानी कि रेगुलर 4-5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, ठीक है। यानी कि तुम ना दिन में 2 ही घंटा, 4 ही घंटा, 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज से 4 घंटा, माने कि एक दिन में 12-20 घंटा पढ़ लिए और फिर 3 दिन गायब हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू। अगर आपके पास जितना ही समय है, ठीक है, जितना ही समय है, 4 से 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर रहो। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू। वैसे भी ये तो आपका बहुमूल्य समय है। ये बहुमूल्य समय खेलने कूदने में या फिर दोस्त या फिर किसी लड़की के चक्कर में बर्बाद मत करो। यह बहुमूल्य समय है। यही बहुमूल्य समय आपका सही उपयोग कर कर एक अच्छा नंबर प्राप्त करो, जैसे कि घर का आदमी का भी गर्व हो, आपका टीचर का भी आप पे गर्व हो, ठीक है बाबू। अगर मान कर चलो तुमको एक अच्छा नंबर 400 नंबर प्लस कर लेते हो, या जो नंबर आप चाहते हो वो नंबर प्लस हो जाता है, तो एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो फिर वहाँ से आपको मालूम है, आपका वहाँ से भविष्य ही पूरा चेंज होता था। फिर तो लड़की क्या है, फिर दोस्त क्या है। दोस्त लड़की है, था, रहेगा, ठीक है बाबू। अगर लड़की है तो आप उस जगह पर आप लड़की का भी रख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो हम यही आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका यह समय बहुमूल्य है और इसे आप बर्बाद न करें और अपने पढ़ाई में सही पूरा उपयोग करें और अपने जीवन में सफल बनो। यार एक बार सफल बन जाओगे ना, तो फिर दोस्त या फिर लड़की कह लो, या फिर अगर लड़की हो तो लड़का कह लो, यह आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। तो आई होप आप समझ रहेंगे बाबू, ठीक है बाबू। तो फिर हमें आप जाने का इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आप यह शब्द निधि देख पा रहे होंगे, या एक से यानी कि 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि नहीं पूछा जाता है तो आप नहीं पढ़ोगे। यह पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो इसका जो मेन जो कारण होता है, आप इसका उपयोग आपको यानी कि परीक्षा में जो बैठेगो ना, अगर आप प्रश्न भूलने लगते हो इससे रिलेटेड, तो आपको ये परीक्षा में बहुत हेल्प करता है, ठीक है बाबू। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये प्रश्न में पूछा भी नहीं जाता है, यानी कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसका मतलब नहीं होता है कि नहीं पढ़े, आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिए होंगे। तो फिर यह वीडियो तो ऑलरेडी ही थोड़ा सा लंबा बन गया है, लेकिन हालांकि हम आपको बता दें कि यह वीडियो लंबा होना या फिर छोटा होना यह हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे कि हालांकि आप लोग पहले ही देखो कि गद्य खंड का जितना भी चैप्टर होता है थोड़ा स्मॉल बनता है। काव्य खंड में तो देखने में लगता है छोटा है, लेकिन देख ही रहा कि 1-1 घंटा के आसपास जा रहा है वीडियो, ठीक है बाबू। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये वीडियो लंबा होने से कुछ नहीं होता, हमारा यही प्रयास रहता है कि आप एक बार में ही समझ जाए, क्योंकि यह चैप्टर दोबारा आपको फिर से दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। अगर हम रॉबर्ट की तरह बात करके आपको 20 मिनट में समाप्त कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट को शिकायत रहता है कि सर आप इतना लंबा लेक्चर बना देते हैं। यानी कि वही हम कहना चाहते हैं। मानकर चलो 20 मिनट में ही हम बना दें, तो फिर आपको 5 बार सुनेंगे तो फिर तो 20-5 100 मिनट वैसे ही हो गया। हमारा प्रयास ही रहता है बाबू कि आप एक ही बार में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप भी समझ पा रहे होंगे। वैसे चलो ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, और वहाँ पर भी हम कुछ बातचीत करते हैं आप लोगों से। तो यहाँ तो ऑलरेडी ही वीडियो एक तरह से लंबा हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो जाते जाते हम सिर्फ आप इतना ही कहेंगे कि आप पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो। किसी दोस्त या किसी लड़की है तो या लड़का के चक्कर में मत घूमो बाबू। एक बार जीवन में सफल हो जाओ तो फिर देखना कितना मज़ा आता है। एक बार अच्छा कॉलेज पालो, उसके बाद फिर अगर लाइफ सेट कर लो, फिर तो लड़का लड़की जीवन में लगा ही रहता है, ठीक है बाबू। तो आई होप समझ पा रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, क्लास 10th में आ गए हो, तो समझने की कोशिश करो, ठीक है बाबू। तो फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो हाँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसका जो VVI क्वेश्चन आंसर है वो प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो, अगर ओल्ड स्टूडेंट होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आप देखो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल हम काहे करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आंसर कवर करके डालेंगे तो आप तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। देखो चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसे तेज़ी से उस चैप्टर को कवर करें। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे कि अभी हम वीडियो अपलोड कर दिए इससे रिलेटेड, ठीक है, आपको एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, तब तुमको यह वीडियो किसी के थ्रू पहुंचेगा आपके आप तक, तो फिर आपको समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि न जाने हम कितना वीडियो अपलोड कर चुके रहेंगे। तो हालांकि आप भी जानते ही होंगे कि चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, वैसे लेकिन हम 2 शब्द आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है बाबू, तब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर देखो हम बताते हैं आपको, यह तो हम माने कि इस चैप्टर का तो कवर करके डालेंगे, और अगर आप किसी का इससे अन्य चैप्टर का भी जो आपसे बैक में चल जाए, गद्य खंड और जो काव्य खंड में जो इससे पिछला चैप्टर है, इसका भी अगर आप भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो वो सारा कुछ कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आई होप आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से कवर कीजिए। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो हम बोर्ड के माध्यम से अपने लोग थोड़ा माने कि आपसे थोड़ा हम बातचीत करते, बोर्ड पर बातचीत करते तो कुछ मज़ा आता है, यहाँ तो वॉइस में उतना मज़ा नहीं आता है बात करने में। तो फिर हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए जाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।